हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि पेंटिंग क्या है। पेंटिंग एक विजुअल है। हमने उसका एक डेफिनेशन ढूंढ के निकाला था। हमने ये जाना था कि डार्क और लाइट कलर्स की प्लांट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से हम रिफ्लेक्शंस एंड शैडोज क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारा विजन क्या होता है, कैसे होता है। ये सारी बातें पिछले वीडियोस में हुई। आज मैं चाहता हूं कि हम पेंटिंग को एक थोड़े डिफरेंट एंगल से देखें। मैं कहता हूं कि पेंटिंग एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। ये भाषा बिना शब्दों की होती है। इसमें रंग, आकार, फॉर्म्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे हम कम्युनिकेट करते हैं। आप ऐसा सोचें कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है, पर फिर भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको ड्रॉ करके बता सकता है। उसमें शब्दों की जरूरत, शब्दों की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? हम बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे मैप्स हैं। मैप भी एक टाइप का कम्युनिकेट करने का तरीका है जिसमें चीजों को ड्रॉ करके बताया जाता है। तो पेंटिंग जो है ये एक भाषा है। हर भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, उसका एक व्याकरण होता है। अब ये व्याकरण और ग्रामर क्या है? व्याकरण या ग्रामर कुछ सेट रूल्स हैं जिनके हिसाब से अगर भाषा बोली जाए तो वो सही कम्युनिकेट करती है। ये रूल्स क्या हैं, ये नियम क्या हैं? जैसे टेंस का नियम है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, इसका रूल है। मात्राओं का रूल है। और इसके अलावा सिंगुलर या प्लूरल, इनका एक रूल है। तो इन रूल्स के हिसाब से या उन चीजों को, उन रूल्स को फॉलो करके जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तब हम सही कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं गलती से गलत मात्राएं लगा दूं तो मतलब फर्क हो जाता है। अगर मैं गलती से गलत मात्राएं लगा दूं तो समय का भी फर्क हो जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस, था, हूं, होऊंगा, ये सारी चीजों का फर्क आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो नियम है ये आपकी भाषा को सही करते हैं, सही कम्युनिकेशन देने के लिए। ऐसे ही पेंटिंग अगर एक भाषा है तो इसकी भी एक ग्रामर है, इसकी भी एक इसका एक तरीका है, इसके सेट रूल्स हैं। और जब तक हम उनको सही प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, हम जो बना रहे हैं ये सही कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर हम पेंटिंग को एक भाषा माने, एक कम्युनिकेशन का जरिया माने, तब फिर उसकी ग्रामर भी हमको फॉलो करना पड़ेगी। अब इसकी ग्रामर क्या होती है? इसमें शेप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। गोल है, चौकट है, त्रिकोण है, लंबा है, ऊंचा है, ये फॉर्म्स हैं सब। फिर बड़ा होना, छोटा होना, ऊंचा नीचा होना, दुबला मोटा पतला होना, पास या दूर होना, ये सारी चीजें जो हैं, ये रूल्स जो हैं, ये आपकी पेंटिंग में एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन रूल्स को सही फॉलो करेंगे तो हमारा काम जो है वो सही कम्युनिकेट करेगा। अब इसमें देखिए, इन रूल्स में सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हमको पेंटिंग करने के लिए एक सरफेस की जरूरत होती है। एक पेपर होगा, बोर्ड होगा, कैनवास होगा या दीवार भी हो सकती है। तो ये सरफेस की जरूरत, हम लोग हवा में पेंट नहीं कर सकते। आप ब्रश उठाएं, कलर मिलाएं और हवा में, नो, आप नहीं कर सकते। वो आपको उन कलर्स को कहीं रखना होगा, किसी चीज पर लगाना होगा, तब जाके वो दिखेगा। तो इस सरफेस का जो नियम है वो भी आप जानें।
देखिए सरफेस के कई शेप्स हो सकते हैं, मैं साइज की बात नहीं कर रहा। एक सरफेस, पहले तो ये जाने कि इस सरफेस को हमारी भाषा में हम फ्रेम कहते हैं। अब फ्रेम अपने विजन के हिसाब से या जो चीज हम बना रहे हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट करी जाती है। फ्रेम्स कई तरह की हो सकती हैं, बेसिकली तो 3 तरीके की होती हैं। पहली चीज तो आड़ी फ्रेम, इसी को अगर आप ऐसा कर दें तो ये खड़ी फ्रेम हो गई, और या फिर हम इसको थोड़ा कम कर दें, एक स्क्वायर बना दें, तो वो भी एक फ्रेम हो गई। तो ये फ्रेम्स जो हैं इनका साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका शेप इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेम आपके एक पोस्टल स्टैंप की साइज की भी हो सकती है, या इस तरीके से हो सकती है, या पूरी दीवार हो सकती है। साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द शेप, कि हम खड़ी फ्रेम ले रहे हैं या आड़ी फ्रेम ले रहे हैं या स्क्वायरिश फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है। अब इस फ्रेम का भी एक लॉजिक है। जब हम दूर का कोई दृश्य देखते हैं, दूर से भाई पहाड़ है, आकाश है, नदी आ रही है, पेड़ हैं, ये सारी चीजें हैं, तब हमारी आंखें जो हैं वो एक वाइड एंगल में देखती हैं, वो ये वाइड एंगल है। लेकिन कभी कभी हम किसी चीज के बहुत पास होते हैं, उसको बहुत पास से देखते रहते हैं, तब हो सकता है कि हमारा फ्रेम जो है वो ऐसा हो जाए, क्योंकि हम बहुत दूर का नहीं देख रहे हैं, हम यहां कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो व्यू है, हमारा जो फ्रेम है, वो हमारे काम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि कोई एक वाइड एंगल व्यू देख रहे हैं, एक सी शोर देख रहे हैं, तो हम काफी विड्थ में देखते हैं। पर अगर हम कोई एक खड़ा पेड़ बना रहे हैं, कोई एक कुतुब मीनार बना रहे हैं, या एक खड़ी हुई महिला बना रहे हैं, तब हम ऐसी फ्रेम यूज करते हैं। या हम किसी व्यक्ति का फेस बना रहे हैं, तो उस समय हमें खड़ी फ्रेम की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय हम उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। साइड से हमारा मतलब नहीं है, अगर होगा भी तो हमारे विजन से वो बाहर होगा, धुंधला होगा। हमारी विजन का एक फ्रेम होता है। जैसे आप इस कैमरे में अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक फ्रेम के अंदर चल रहा है। उससे बाहर, उससे बियॉन्ड, उससे ऊपर, उससे नीचे, उसके पीछे कोई बहुत मायने नहीं है, वो नजर भी नहीं आता, और अगर थोड़ा बहुत दिखा भी तो वो ब्लरी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे काम के हिसाब से हमारा फ्रेम का सिलेक्शन होना चाहिए। अब ये हो जाने के बाद, एक बार हमने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, तब हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं कि ये एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग जो है आप देखेंगे कि ये खड़ी फ्रेम में है। क्यों? क्योंकि मुझे ये कवर करना था, इतना टॉल डोर। अब यहां तक तो मुझे साफ दिख रहा था, इसके बाद ब्लरी हो जाता है, होगा भी तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, मैंने इसमें इस गेट की हाइट को कंप्लीटली कवर कर सका मैं। अगर इसकी जगह ये फ्रेम ऐसी होती, तब मुझे इसके इधर और इसके इधर भी बहुत कुछ बनाना पड़ता, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। इसी तरीके से आप यहां देखें, इसमें ये खड़ा फ्रेम है। क्यों? क्योंकि मैं इन झाड़ों की हाइट मुझे पूरी दिखानी थी, मैं ऐसे देख रहा हूं ऊपर की तरफ, ये रास्ता जा रहा है, तो उसके लिए मुझे ये खड़ी फ्रेम। अगर मैं इसको आड़ी करता तो मुझे ये हाइट उतनी नहीं मिलती, और ये जो एरिया जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मुझे बनाना पड़ता। दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, उसके ऊपर मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब देखें,
ये तीसरा पेंटिंग है यहाँ पर। इसमें मेरा फ्रेम जो है वो आड़ा है, क्योंकि मैं दूर से इस मंदिर को देख रहा हूं, तो इस मंदिर के आसपास जितनी मेरी आंखों की नजर देख सकती है वो सब देख रही है। इधर भी कुछ मुझे दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ध्यान इस मंदिर पे यहां है, इसलिए ये जो चीजें हैं ये मायने नहीं रखती। तो आई होप कि आप ये फ्रेम का जो शेप है और उसका सिलेक्शन है उसको समझे होंगे। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ राइट फ्रेम। अब इसके बाद हर फ्रेम दो भाग में डिवाइड होती है, एक ऊपर का भाग, एक निचला भाग। जैसे हम कहते हैं आकाश और जमीन, लेकिन उस आकाश और जमीन में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आकाश और जमीन आपस में मिलते नजर आ रहे हैं। ये जो मिलना होता है, ये जो लाइन होती है, ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है, ये चेंज होती रहती है। ये सिर्फ एक आभास है, इट्स एन फीलिंग कि यहां पर हमारा आकाश और जमीन एक दूसरे के से मिल रहे हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं होराइजन लाइन, क्षितिज। और ये डिवाइडिंग लाइन जो है ऊपर और नीचे की, ये अगर आप किसी व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, किसी एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तब भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो व्यक्ति कहीं खड़ा है, कहीं बैठा है, उसके सिर के ऊपर छत है, नीचे फर्श होगी। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ फ्रेम वहां भी होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्षितिज डिवीजन, ये जो डिवाइडिंग लाइन है, ये डिपेंड करती है कहां होगी, हमारी आंख के एंगल से। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ आई। हम कहां देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, बाहर निकलें और किसी ऐसी जगह खड़े हो जाएं और किसी एक ऊंची बिल्डिंग को या आप एक पेड़ को देखें, उसके ऊपर वाले भाग को देखें, तो आप देखेंगे कि आपकी नजर में स्काई बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, बेसिकली यू आर लुकिंग, आप देख रहे हैं उस पेड़ या बिल्डिंग की तरफ, लेकिन साथ में पीछे स्काई है। और तब आप देखेंगे कि आपकी जो जमीन की जो लाइन है, जहां ऐसा लगता है आपको कि यहां जमीन और आकाश मिल गए हैं, वहां पर वो भाग आप देखेंगे काफी नीचे है। अगर आप सीधा देख रहे हैं, जैसे मैंने यहां कहा आपको, आप अगर सीधा देख रहे हैं तो ये अब यहां पर होराइजन लाइन कहां होगी? इन मंदिरों के पीछे, इन पेड़ों के पीछे, वहां तक जमीन गई है, तभी वो पेड़ है वहां पे। वो नजर नहीं आ रही है हमको एग्जैक्टली लाइन, लेकिन है वहां पर। ये एक मानी हुई लाइन है। तब आप देखेंगे कि आपकी जो होराइजन लाइन है वो फ्रेम के सेंटर में है। जितना आकाश ऊपर है उतना ही जमीन नीचे है। ये सारी चीजें, ये तालाब, ये वॉल, ये सीढ़ियां, ये इवन ये मंदिर, ये सब जमीन का पार्ट है। ये आकाश, ये बहुत पीछे है। अभी आप ये झाड़ियों के पीछे, मंदिर के पीछे चले जाएंगे तो हमारी होराइजन लाइन और आगे बढ़ जाएगी, फिर और कहीं नजर आने लगेगी। तो इसलिए हमारी जो आंख का एंगल है उसके हिसाब से हमारा होराइजन लाइन जो है वो सेट होता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस पेंटिंग में देखें, इसमें भी यही बात हुई है कि ये यहां पर मेरा होराइजन लाइन कहां चला गया, कहां होगा मेरा होराइजन लाइन? यहां पे मैं देख रहा हूं इन पेड़ों को, ऐसे देख रहा हूं ऊपर की तरफ, तब मेरा होराइजन लाइन जो है वो इन पहाड़ों के पीछे नीचे कहीं चला जाएगा। तब आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखें, यहां पर होराइजन लाइन डिप हो गई है, नीचे चली गई है। अब इसके अंदर भी वही बात है। अब आप ये देखें कि इसमें मेरी होराइजन लाइन कहां है।
इसमें मेरी होराइजन लाइन जो है वो इन पहाड़ों के पीछे गई है। पहाड़ तो हैं, इसके बाद आप जाके नीचे उतरोगे फिर जमीन होगी, तब बहुत दूर पे कहीं पे होराइजन लाइन है, तो वो उसकी जो लाइन की जगह है वो यहाँ है। पर क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूं, मुझे ये टॉल डोर बनाना है, तब मेरी होराइजन लाइन जो है, मैं ऐसा ऊपर की तरफ देख रहा हूं, इसलिए मेरी होराइजन लाइन नीचे आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी पहाड़ पे चले जाते हैं और वहां कोई मंदिर देखने गए, और वहां पहाड़ पे चढ़ने के बाद उस मंदिर के से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें दूर दूर तक जमीन नजर आती है। उस समय आप महसूस करेंगे कि आपका जो स्काई लाइन है, आप क्योंकि नीचे दूर तक देख रहे हैं, इसलिए आपका स्काई लाइन जो है वो छोटा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तब आपकी होराइजन लाइन यहां कहीं आएगी। आप ऊपर से देख रहे हैं, यहां तक आपको जमीन 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 ही दिखेगी, स्काई लाइन आपका कम हो जाएगा। तो दूसरा रूल ये है कि आपकी जो फ्रेम आपने सेलेक्ट करी है उसमें आपकी डिवाइडिंग लाइन जो आप बना रहे हैं उसके हिसाब से कहां होगी। यहां पर मैं इस 2 रूल के बाद इसको रोकता हूं। नेक्स्ट इसमें मैं आपको तीसरा रूल एक्सप्लेन करूंगा जो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है जरूरी। तो अभी आप वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और उसमें मैं आपको आगे के रूल्स और नियम बताऊंगा। ये हम जो बात कर रहे हैं ये ग्रामर की कर रहे हैं। देखिए, कभी भी हम लोग जब कोई भाषा बोलते हैं तो हम बार बार ग्रामर की बुक उठा के नहीं चेक करते। ग्रामर हमारे दिमाग में एक बिल्ट इन सिस्टम है जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो भाषा सीख रहे हैं, अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, वो ग्रामर की मिस्टेक करती हैं। जैसे घर में अगर बड़ी बहन है और उससे छोटा भाई है, बहन तो बात कर रही है, मैं आती हूं, मैं जाती हूं, मैं खाती हूं। छोटा भाई है उसको फॉलो करता, वो भी कहता मैं आती हूं, मैं जाती हूं, मैं खाती हूं। तो वो बच्चा है, वो सीख रहा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, उस अपनी बहन की एज में आ जाएगा, तब वो ये नहीं बोलेगा कि मैं आती हूँ, बोलेगा नहीं मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो ये उसके लिए उसको कोई बार बार किताब निकालने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी विदेशों में चले जाते हैं और वहां की भाषा हमें नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ही आज जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको साउथ इंडिया की भाषा उतने फ्लुएंटली नहीं बोलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार एक ग्रामर बुक साथ में लेके घूमें और उसको यूज करें। नो, हम बातचीत में ही सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ऐसे ही ये जो ग्रामर है पेंटिंग की, ये करते करते हम सीखते चले जाते हैं। चलिए, आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आया होगा कि पेंटिंग एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने का तरीका है, और हर एक भाषा की एक लैंग्वेज होती है, एक ग्रामर होती है। बिना ग्रामर के कोई भाषा नहीं होती।